हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम अब डिस्कस करेंगे अपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे इनकम मेथड के ऊपर। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हम कुछ अर्लियर क्लासेस से अपना देखते हुए आ रहे थे कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड थे, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड बेटा हम अपने प्रायर क्लास में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके थे और एट प्रेजेंट हमारा इनकम मेथड यहाँ पर कैरी ऑन चल रहा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनकम मेथड के ऊपर सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था। राइट नाउ आज के लेक्चर में बेटा हम इनकम मेथड को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि इनकम मेथड को लेकर जो आपका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, वो भी यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बेटा नेशनल इनकम को लेकर कोई भी मेथड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। तो सारे मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। सो देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इनकम मेथड से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि आपको कैलकुलेट करना है कंट्री का नेशनल इनकम, यानी आपको निकालना है एनएनपीएफसी, है ना। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, एनएनपीएफसी, ठीक है। आपको निकालना है कौन से मेथड को फॉलो करते हुए, इनकम मेथड को फॉलो करते हुए। डेटा में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है 500, रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट भी दिया है 100, 200, 600, इंटरेस्ट आपको दिया है 200 रुपीज का, मिक्सड इनकम आपको दिया है 600 रुपीज का, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको ऑल्सो गिवन है कितने रुपए का, 100 रुपीज का। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पर गिवन है और यहाँ से आपको नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड को फॉलो करते हुए। तो लास्ट लेक्चर में हमने जब कंसेप्ट क्लियर करे थे तो हमने देखा था कि अगर इनकम मेथड को फॉलो करते हुए नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम डायरेक्ट नहीं निकलती, एनएनपीएफ से डायरेक्ट नहीं आता। इनकम मेथड को सॉल्व करके पहले हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, एनडीपीएफसी। हमारे पास सबसे पहले एनडीपीएफसी आता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें तीन कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं, विच इज नोन एज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम ये तीनों कंपोनेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता था, डोमेस्टिक इनकम। वैसे इनके बारे में मैंने डीपली अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्रायर लेक्चर्स देख कर आओ, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएससी आ जाएगा। अब अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय गिवन नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस इन सैलरी इन काइंड, और जो एम्प्लॉयर है यानी एम्प्लॉय का जो मालिक है, ठीक है, एम्प्लॉय जिसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी या नेशनल पेंशन स्कीम में, तो वो भी एम्प्लॉय या वर्कर की सैलरी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, वेजेस इन सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एड अप कर दें तो हमारे पास आ जाता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आता है हमारे पास, हमें यहाँ पर अगेन तीन कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस का नाम ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों पड़ा, तो मैंने इसका लास्ट लेक्चर में रीजन दिया था बेटा कि प्रोडक्शन करके हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं उस इनकम में से सबसे पहले हम कंपनसेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को एज अ वेजेस एंड सैलरी, और फिर जो रेस्ट इनकम हमारे पास बच जाती है ना, उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोल देते हैं। हम ये मानते हैं कि देश में जो रेस्ट इनकम जनरेट हो रही होगी, देखो एक इनकम कहाँ से जनरेट, देखो प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट होती है और वो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांट दी जाती है। तो सबसे पहले वर्कर्स एंड एम्प्लॉय को क्या मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है एज अ वेजेस एंड सैलरी की फॉर्म में। उसके बाद जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बच जाते हैं, जैसे रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो जो हमारे रेस्ट, हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बच जाते हैं, ठीक है, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज को छोड़कर, तो उनको जो भी रेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी हम पेमेंट करते हैं, चाहे हम उन्हें रेंट एंड रॉयल्टी की फॉर्म में करें, चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में करें, चाहे प्रॉफिट की फॉर्म में करें, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है जो हम अपने रेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ कर आता है। और बात करें अगर बेटा
प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, कभी कभी प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं देते हैं, तो हमने देखा था कि प्रॉफिट को अगर निकालना है तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग अगर आप जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन मैंने प्रायर लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से दे दिए थे। बाकी बेटा एक ऐसा भी तबका होता है, एक ऐसा भी बोलते ना हिस्सा होता है हमारे देश में, जो बोलते हैं ना मिक्स्ड इनकम के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किल, अपने टैलेंट का यूज कर कर इंडिपेंडेंटली प्रोफेशन चलाकर पैसा कमाते हैं, उनको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर उनको भी जोड़ दें, मिक्स्ड इनकम्स को भी जोड़ दें, तो तब जाके कहीं हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आती है, यानी एनडीपीएफसी आता है। तो सेम पहले ना हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले नेशनल इनकम तो डेफिनेटली सी बात है हम कैलकुलेट करेंगे, पर हम पहले इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने जाएंगे, यानी एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। देखो कैलकुलेशन ऑफ, हमें मेन कैलकुलेशन किसकी करनी है, कैलकुलेशन ऑफ एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी बोले तो हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। ठीक है, ठीक है। पर हम जो ये नेशनल इनकम निकालेंगे कौन से मेथड से निकालेंगे, इनकम मेथड से निकालेंगे। ठीक है, इनकम मेथड को फॉलो करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे अपना डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, यानी हम यहाँ पे सबसे पहले अपना निकालेंगे एनडीपीएफसी। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, एनडीपीएफसी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 3 कंपोनेंट्स ऐड करो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, फिर इसमें प्लस करो, ठीक है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट में ऐड कर दो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बट हम इसे शॉर्ट में मिक्स्ड इनकम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो कि आपके पास कंपनसेशन टू एम्प्लॉय गिवन है कि नहीं है। तो देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन है 500, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये देखो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, द आंसर इज नो, नहीं है गिवन। तो आप ना अपना ऑपरेटिंग सरप्लस निकालिए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैसे निकालेंगे गाइस, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लगाओगे आप, और फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, रेंट एंड रॉयल्टी ले लो, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, इसमें प्लस करो इंटरेस्ट जो आप प्रोडक्टिव एरिया से कमा रहे हो। जैसे बिजनेस में आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, या किसी को बिजनेस करने के लिए लोन दिया और वहां से अगर हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट ऐसा इनकम हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि इनकम मेथड है। तो ये सब इनकम है। कुछ लोग देश में रेंट और रॉयल्टी से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग देश में इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग बिजनेसेस कर रहे होते हैं तो वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। तो लास्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो। अब आप ये बताओ, आपको रेंट एंड रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन है, देखो रेंट एंड रॉयल्टी 100 एंड 200 गिवन है, तो इन्हें प्लस कर देंगे, 100 प्लस 200, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट आपको गिवन है, यस इंटरेस्ट भी आपको डायरेक्ट गिवन है, कितना है 200। फिर आपको प्रॉफिट भी गिवन है, देखो क्वेश्चन में, हाँ प्रॉफिट भी डायरेक्ट गिवन है 600। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होता, मान लो वैसे तो यहाँ प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, बट अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होता, तो फिर प्रॉफिट को ढूंढने के लिए मेरे बच्चे, प्रॉफिट को ढूंढने के लिए हम फिर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को क्या करते, ऐड करते, तब जाके हमारे पास क्या निकल कर आता, प्रॉफिट। क्योंकि जो ओनर्स प्रॉफिट्स कमाते हैं ना, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्स की फॉर्म में देते हैं। जैसे एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, तो कंपनी अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्स के फॉर्म में पे करती है। बचा हुआ रेस्ट प्रॉफिट कंपनी अपने ओनर्स के बीच में ऐसे डिविडेंड के तौर पे बांटती है, और बचा हुआ कुछ प्रॉफिट सेव करती है। तो अगर डायरेक्ट प्रॉफिट मेंशन नहीं है, तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को ऐड कर दो तो प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। ठीक है, यस। फिलहाल अगर हम क्वेश्चन में देखें तो प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन था, तो हम प्रॉफिट डायरेक्ट ले लेंगे। अब बेटा आप इन सबको ऐड कर दो,
तो आपको पता चलेगा कि ये जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 1100, तो रुपीज़ 1100। ठीक है, तो हम इसको 1100 से मेंशन कर देंगे। अच्छा, बाकी ऑपरेटिंग सरप्लस अब 1100 आ गया, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे हमने 1100 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम आगे प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम। क्या हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दी है? हाँ, मिक्स्ड इनकम हमें 600 रुपीज़ से दी है, तो हमने 600 रुपीज़ से मिक्स्ड इनकम मेंशन कर दिया। अब आप इनको टोटल कर दो तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी। देखो कितना आसान है बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चे 2200। ठीक है, 2200। तो ये डोमेस्टिक इनकम आ गया। पर क्या हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए? नहीं, हमें तो चाहिए नेशनल इनकम। तो अब हम ना अपना सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे अब नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNP-FC। अब क्योंकि आपको एक एग्रीगेट पता है अच्छे से NDP-FC, तो जो एग्रीगेट आपको पता है उसको ना आप RHS में रख दोगे, राइट हैंड साइड में NDP-FC, और जो निकालना है उसको LHS में रख दोगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। अब एक बात बताओ, इसको कंपेयर करेंगे तो देखो नेट वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो सेम ही है। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना है? नेशनल इनकम पे। डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना है? नेशनल इनकम पे। तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। देखो, डोमेस्टिक से अगर ओवरऑल देश की इनकम निकालना चाहते हो यानी नेशनल इनकम निकालना चाहते हो, तो बाहर से नेट होने वाली इनकम आपको ऐड करनी पड़ेगी, यानी NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज देकर जो हम फॉरेन से नेट इनकम कमा रहे हैं उसको हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, ये तो एग्रीगेट का तीसरा जो फेस होता है ये तो वैसे ही सेम रहता है हमेशा हर एग्रीगेट में, इसके बारे में तो सोचना नहीं है। बाकी जो फोर्थ फैक्टर है वो भी यहाँ पे सेम है, फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें ना बस अपनी डोमेस्टिक इनकम में ना बेटा ऐड करना है बाहर से होने वाली नेट इनकम को, जो फॉरेन से हमें नेट इनकम हो रही है उसे हमें ऐड करना है। तो NDP-FC हमारे पास 2200 है, और हमें प्लस करना है फॉरेन से होने वाली नेट इनकम को, जो कि हमें क्वेश्चन में लास्ट में दिया है 100 रुपीज़। तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना आ गया? 2300 आ गया। देखो कितना ईजी है ना? इजी इजी चीजी। यस, ठीक है। अब याद रखना कि उसने तो वैसे नेशनल इनकम पूछा था, बट अगर कोई और एग्रीगेट भी पूछ लेता, जैसे GDP पूछ लेता, GNP MP कुछ पूछ लेता, यानी कोई और अगर एग्रीगेट भी पूछ लेता ना, तो मैं उसे भी निकाल सकता था, क्योंकि मुझे मेरा डोमेस्टिक इनकम यानी NDP-FC पता चल चुका है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करके। ठीक है, तो एक बार NDP-FC पता चल गया, एक बार अगर एक एग्रीगेट पता चल गया तो कंपैरिजन करके अदर एग्रीगेट्स के साथ हम कोई भी एग्रीगेट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब आते हैं हम अपने आंसर नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पे भी ना हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, पर यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो अगर हम डेटा देखें तो डेटा में बेटा हमें ज़्यादातर यहाँ पे इनकम ही मेथड का कंपोनेंट देख रहा है, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, NFIA, ठीक है, प्रॉफिट, ये सारे सारे जो डेटाज है मेनली मोस्टली अगर आप देखो तो इनकम मेथड से ही रिलेट करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, देख रहे हो ना? यस। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट ही इनकम मेथड यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है आंसर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, और कौन से मेथड से हम नेशनल इनकम निकालेंगे? अपने इनकम मेथड से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम सबसे पहले एज यूजुअल निकालेंगे अपनी डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि इनकम मेथड से तो पहले बेटा डोमेस्टिक इनकम ही निकलेगा, यानी सबसे पहले आएगा NDP-FC। फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सॉरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, या कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, और इसमें प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है,
एंड फाइनली प्लस कर देंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मेरे प्यारे बच्चों कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आपको दिया है कितना, 600, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया है, 200 डायरेक्ट ही दे रखा है बेटा यहाँ पर। और मिक्स्ड इनकम भी डायरेक्ट ही दे रखा है कितना, 400। तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, सभी डायरेक्ट गिवन है। तो आप बस प्लस कर दो तो ये टोटल होकर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी डोमेस्टिक इनकम पता चल गई। और क्योंकि आपको अपना नेशनल इनकम निकालना है यानी NNPFC निकालना है, तो अब आपको क्योंकि NDPFC पता है तो सेकंड पॉइंट में हम अपना निकाल लेंगे नेशनल इनकम, ठीक है, यानी NNPFC। अब क्योंकि NDPFC आपको गिवन है, डोमेस्टिक इनकम गिवन है, आपने निकाल लिया है, तो यहाँ पर इसको आप RHS में रखोगे। अच्छा देखो, जैसे तुमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब NNPFC निकाला था NDPFC की मदद से, तो NFIA ऐड किया था, तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, NFIA ऐड करेंगे। क्योंकि अगर देखो तो NDPFC इज योर डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम में जाना है तो आपको बस बाहर से होने वाली नेट इनकम जोड़नी है। इसलिए देखो एग्रीगेट में नेट नेट सेम है, ठीक है, पी तो वैसे ही सेम रहता है, थर्ड जो फेस होता है एग्रीगेट का वो हमेशा सेम होता है, फैक्टर फैक्टर कॉस्ट सेम है। बस आपको ना डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, तो बस NFIA ऐड कर दो। तो यहाँ पर NDPFC कितना आया बेटा हमारे पास, 1200। NFIA ऐड करेंगे, क्वेश्चन में NFIA डायरेक्ट गिवन है कितना है, 100, ठीक है। तो ये टोटल करके कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अच्छा एक बात समझ लो, बच्चे ना इसमें गलती करते हैं। वैसे तो हमारा नेशनल इनकम आ गया 1300। अच्छा कभी कभी ना क्वेश्चन में NFIA डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, तो अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फॉर्मूला लगाओ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमने, हमारी कंट्री ने कितना कमाया है अब्रॉड से, ठीक है, फैक्टर इनकम यानी गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब्रॉड से, ठीक है। और इसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि फॉरेन वालों ने हमारे देश से कितना कमाया, ठीक है। तो अगर आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हो ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो यू विल गेट योर NFIA। तो अगर NFIA डायरेक्ट नहीं दिया है ना गाइस, तो आप NFIA निकाल भी सकते हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर आपको फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, और फ्रॉम अब्रॉड से टू अब्रॉड को माइनस करा के आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो दे रखा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बोलो क्लियर हो गया, तो आंसर नंबर 2 भी देखो इजीली सॉल्व हो गया। अब आते हैं आंसर नंबर 3 पे, ठीक है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो इस तरीके से कि आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम यानी NNPFC निकालना है, कौन से मेथड को फॉलो करते हुए, इनकम मेथड को फॉलो करते हुए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और सारा डेटा आपका रुपीज इन करोड़ है। इसका मतलब है जो मेरे फाइनल आंसर्स आएंगे ना, अब जो मेरे फाइनल आंसर्स आएंगे उनके आगे मुझे करोड़ भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है 3000, रेंट आपको गिवन है 600, इंटरेस्ट आपको गिवन है 500, है ना, प्रॉफिट आपको गिवन है 700, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है 400, और मेरे बच्चे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया है यानी NFIA भी दिया है डायरेक्ट कितना, 100। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। आपको नेशनल इनकम निकालना है कौन से मेथड से, इनकम मेथड से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले जब नेशनल इनकम निकालोगे इनकम मेथड को फॉलो करके, तो डायरेक्ट तो NNPFC नहीं निकल जाएगा यानी नेशनल इनकम तो नहीं निकल जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा। आपको सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेथड से पहले डोमेस्टिक इनकम आपका फाइंड होगा।
और डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या है मेरे बच्चे, एनडीपी एफसी। ठीक है, कैसे निकलता है, 3 कंपोनेंट्स ऐड करो, फॉर्मूला तो अब याद भी हो गया होगा सारे बच्चों को। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स आपको जोड़ने हैं और आप निकाल सकते हो अपना डोमेस्टिक इनकम। सो देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, हाँ दे रखा है 3000, तो हम इसको 3000 ले लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस देखो कहीं डायरेक्ट दिया है, तो देखो क्वेश्चन में कहीं भी ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें नहीं दिया है, तो हमें ना ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस, अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है कि कुछ कमाई हम कहाँ से करते हैं, देश में रेंट एंड रॉयल्टी से करते हैं। कुछ लोग देश में कमाई कहाँ से करते हैं, इंटरेस्ट से करते हैं। ठीक है, और देश में कुछ लोग कमाई प्रॉफिट कमा कर करते हैं, बिजनेस धंधा करके। ठीक है, प्रॉफिट कमा के। अब ये देखो रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है, हाँ तो देखो रेंट गिवन है पर रॉयल्टी गिवन नहीं है, तो हम इसी को ले लेंगे 600। क्या इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, हाँ इंटरेस्ट भी गिवन है 500। क्या प्रॉफिट गिवन है, हाँ प्रॉफिट भी गिवन है, कितना 700। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे मेरे बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा 1800। ठीक है, रुपीज 1800। ठीक है, करोड़। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर, 1800 करोड़ का आपका आंसर आ गया। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1800 करोड़। ठीक है, प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अच्छा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें दिया है कितना, 400। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे ना बेटा अपने डोमेस्टिक इनकम में मिक्स्ड इनकम को, तो बाकी सब तो हमें पता ही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस, तो जैसे ही मिक्स्ड इनकम जोड़ेंगे 400, तो हमारे पास टोटल डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी, जो कि है हमारे पास 5200 करोड़। ठीक है, ठीक है, तो आराम से आप देखो ये भी निकाल लिए हो डोमेस्टिक इनकम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में आएंगे और अब हम अपना मेन निकाल लेंगे नेशनल इनकम, क्योंकि हमें तो निकालना था नेशनल इनकम। ठीक है, यानी एनएनपी एफसी, और क्योंकि हम एनडीपीएफसी निकाल चुके हैं तो एनडीपीएफसी को हम रखेंगे आरएचएस में। और जब डोमेस्टिक इनकम से मेरे प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक इनकम से जब हम कहाँ जाएंगे, नेशनल इनकम पे, तो हम प्लस कर देंगे बाहर से होने वाली नेट इनकम विच इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी शॉर्ट में एनएफआईए। तो एनडीपीएफसी कितना निकाला आपने, 5200। इसमें प्लस करेंगे बाहर से होने वाली नेट इनकम विच इज नोन एज 100, तो ये हो जाएगा ₹5300 करोड़। ठीक है, याद रखना करोड़ में आंसर आएंगे क्योंकि डेटा करोड़ में है। तो इसी के साथ मेरे बच्चे देखो आपने आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही मेरे बच्चे फिर आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देखेंगे। देखो इसमें भी लिखा है नेशनल इनकम निकालना है, कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। ठीक है, एक तरफ पर्टिकुलर्स हैं, डेटा है रुपीज इन करोड़, वेजेस एंड सैलरी दिया है 3600, बताया नहीं कि ये वेजेस एंड सैलरी इन कैश है या काइंड है, बताया नहीं, तो हम मान लेंगे दोनों ही है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी इसी के अंदर है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो 3600 हम इसको मान लेंगे। ठीक है, अच्छा रेंट आपको दिया है कितना, 400, इंटरेस्ट आपको दिया है कितना, 350, डिविडेंड आपको दिया है 250, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 150, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग आपको दिया है 100 रुपीज, मिक्स्ड इनकम आपको दिया है 500, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 80। इस पूरे डेटा का इस्तेमाल करके आपको अपना निकालना है नेशनल इनकम, वो भी इनकम मेथड का फॉलो अप करते हुए। अब देखो कितना आसान है बेटा,
जिसको फॉर्मूला अच्छे से आता है, जिसको कंसेप्ट क्लियर है, वो आराम से बेटा इन क्वेश्चनों को कर सकता है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आंसर नंबर 4। फिर से आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कौन से मेथड का फॉलो अप करेंगे यहाँ पे? इनकम मेथड, क्योंकि हमारा इनकम मेथड अभी चल रहा है। ठीक है, तो इनकम मेथड का फॉलो अप करेंगे, और इनकम मेथड से हमें सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम पता चलेगी यहाँ पे, जिसका एग्रीगेट मेरे बच्चे क्या है? एनडीपी एफसी। ठीक है, एनडीपी एफसी। और इसमें 3 कंपोनेंट्स ऐड करने हैं एज यूजुअल। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर हम प्लस करेंगे अपना ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट में ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ठीक है। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना हमें डायरेक्ट कहीं नहीं दे रखा है, तो आपको पता है अगर डायरेक्ट नहीं है तो निकालो फिर। तो अगर हम अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालेंगे, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एक तो होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, फिर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ठीक है, और फिर हम प्लस करते हैं अपना एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है, तो कैश और काइंड हम एक ही मान लेंगे कि दोनों मिक्स करके ही दिया होगा हमें, हम यही मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई डेटा तो गिवन नहीं है कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश है कि काइंड है, तो हम मान लेंगे दोनों ही इसके अंदर मिक्स है 3600। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन चाहिए था हमें, पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहीं भी डेटा में कहीं भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम बस जीरो कर देंगे आके, और ये हो जाएगा हमारा ₹3600 करोड़। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ, तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया 3600। फिर आप निकालोगे अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो गिवन नहीं है, तो आप फिर अपना ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालो। ठीक है, और अगर आप अपना ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे, तो फॉर्मूला तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस का बहुत अच्छे से आता ही है। ठीक है, लास्ट क्लास में तो हमने इसे बहुत अच्छे से समझा भी था। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आता है? रेंट एंड रॉयल्टी को ऐड करके। ठीक है, क्योंकि देश में कुछ लोग रेंट एंड रॉयल्टी से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, देश में कुछ लोग धंधा करके बिजनेस करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर इन तीनों इनकम्स को हम जोड़ दें तो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। अब बताओ, रेंट एंड रॉयल्टी दी है, तो देखो रेंट दिया है पर रॉयल्टी नहीं दिया कहीं, तो हम इसी रेंट के अमाउंट को 400 यहाँ पे ले लेंगे। क्या हमें इंटरेस्ट दिया है? हाँ। अब देखो ये इंटरेस्ट बताया नहीं, प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है, ऐसे तो पिछले क्वेश्चंस में भी नहीं बताया था। तो जब ना बताया जाए तो हम यही मानेंगे कि हमने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अपना पैसा दिया होगा और वहां से हम इंटरेस्ट कमा रहे होंगे। अगर लिख दे कि इंटरेस्ट कमा रहे हैं अनप्रोडक्टिव एरिया से या अनप्रोडक्टिव पर्पस से, तो ऐसे में फिर बेटा ये इंटरेस्ट काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस की कैलकुलेशन के लिए तब नहीं काउंट किया जाएगा अगर अनप्रोडक्टिव पर्पस या अनप्रोडक्टिव एरियाज अगर ऐसा कुछ मेंशन है, तो फिर हम उसको लेते नहीं है। पर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि ये जो पैसा जो फंड हम दे रहे हैं जिसके ऊपर हमें ये इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट हमें प्रोडक्टिव एरिया में बोलते हैं ना इन्वेस्ट करने पे ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट हम यहाँ पर काउंट करेंगे 350। ठीक है,
फिर हमारे पास है प्रॉफिट, ठीक है, फिर हमारे पास है प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं है, पर आपको पता है अगर हम अपना कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, अपना डिविडेंड और अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर ये तीनों एलिमेंट्स अगर हम ऐड कर दें तो हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट ना यही इस्तेमाल होता है टैक्स देने में, ठीक है, पहले टैक्स देने में, फिर डिविडेंड यानी कंपनी अपने ओनर्स के बीच में फिर प्रॉफिट बांटती है टैक्स देने के बाद, तो डिविडेंड देने में, फिर कंपनी अपने पास कुछ रिटेन अर्निंग यानी कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी सेफ वगैरह भी कर लेती है फ्यूचर पर्पस के लिए, तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे ना अपना प्रॉफिट निकालेंगे, निकालेंगे। तो अगर आप अपना प्रॉफिट निकालोगे मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा यहाँ पे? सर कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे डिविडेंड को, और प्लस करेंगे रिटेन अर्निंग जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखा है, ठीक है, तो ऐड कर देंगे। तो बताइए कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 150, ठीक है, डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है 250, ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग कितना है? 100, तो सबको जोड़ दो, ठीक है, तो 500 करोड़ आपका ये आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट आ गया आपके पास 500 करोड़ का। अब बस बेटा आप सारे अपने फैक्ट जो एलिमेंट्स हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको रेंट एंड रॉयल्टी भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है और आप प्रॉफिट भी पता है। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे ना तो ये आएगा रुपीज 1250 करोड़, यानी 1250 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपकी? तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं था तो हमने निकाल लिया, ठीक है, 3600। ऑपरेटिंग सरप्लस हम निकाल चुके हैं 1250, और अब हम बेटा ऐड करेंगे अपना क्या? मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम बेटा हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दी है कितनी? 500, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब आप ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 3600 प्लस 1250 प्लस 500। सो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ऐड करते हो ना तो आपका आंसर आ रहा है मेरे बच्चे कितना? 5350। तो दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम, 5350 करोड़, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, पर हमें तो डोमेस्टिक इनकम नहीं, हमें तो नेशनल इनकम चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, हम नेशनल इनकम भी निकाल लेंगे सेकंड पॉइंट में। तो नेशनल इनकम अगर हम निकालेंगे तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNPFC, पर हमें डोमेस्टिक इनकम पता चल चुका है यानी NDPFC पता चल चुका है। तो बस हमें डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम पे जाना है तो बाहर से होने वाली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा, यानी NFI ऐड करना पड़ेगा। तो NDPFC कितना आया बेटा? 5350 करोड़, इसमें प्लस करेंगे NFIA, तो NFIA हमारे पास कितना है बेटा? 80 करोड़, ठीक है, तो ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5430 करोड़, ठीक है, आगे रुपीज लगाना ना भूलें, जो भी फाइनल आंसर है बेटा वहाँ रुपीज लगाइए, और आगे अगर यूनिट्स दी है लैक्स करोड़ तो उनको भी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यस, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे आपके पास यहाँ पर आपका नेशनल इनकम का आंसर आ गया 5430 करोड़, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, देखो इसमें भी सेम आपको कैलकुलेट करना है फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस को देखते हुए नेशनल इनकम, वो भी इनकम मेथड का यूज करके। एक तरफ पर्टिकुलर्स हैं आपके पास, एक तरफ है सारा डेटा रुपीज इन करोड़। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, डायरेक्ट रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी आपको यहाँ पे गिवन है, मिक्स्ड इनकम भी गिवन है 850, पेंशन रिसीव्ड भी गिवन है, स्कॉलरशिप भी गिवन है,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है। तो देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कैसे प्रोसीड करना है। तो देखो है तो बहुत इजी, आराम से आप इसे कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। आंसर नंबर 5, ठीक है। अगर थोड़ा सा डाउट हो भी सकता है तो किसमें हो सकता है, पेंशन रिसीव्ड और स्कॉलरशिप, बट अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो देखना, ठीक है। पहले हम अपना ना जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जो हमने सीखा है उसको फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नेशनल इनकम का। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे, इनकम मेथड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे, बट सबसे पहले हमारा आएगा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम हमें क्या ला कर देता है, एनडीपीएससी, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होता है एनडीपीएससी। अब कैसे आता है ये, आपको तो याद है ही इसका फॉर्मूला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस आपका हो जाएगा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट योर डोमेस्टिक इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना इस दफा डायरेक्ट गिवन है, कितना है, 7,000। तो आप इसको कंसीडर कर लोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दिया है कहीं भी क्वेश्चंस में, डायरेक्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपका कैसे निकलेगा, रेंट एंड रॉयल्टी को आप ऐड कर दें, ठीक है, प्लस इसमें ऐड करिए इंटरेस्ट, ठीक है, और प्लस आप इसमें ऐड करिए प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, रेंट एंड रॉयल्टी कितना दिया है, तो देखो रेंट और रॉयल्टी, रेंट दिया है नॉन 900 और रॉयल्टी दिया है 200, 900 प्लस 200। अच्छा, इंटरेस्ट कितना दिया है बाबू, इंटरेस्ट दिया है 750 और प्रॉफिट कितना दिया है, तो प्रॉफिट देखो यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के ना यहाँ पर आप देखते हो सब पार्ट्स भी होते हैं, प्रॉफिट को हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर नहीं दिया है प्रॉफिट तो हम निकाल सकते हैं उसके सब पार्ट्स देखकर, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग अगर ये दिए हैं तो इन्हें ऐड करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पर अगर हम क्वेश्चन में देखें ना तो हमें क्वेश्चन में कोई कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स गिवन नहीं है, ठीक है, कोई डिविडेंड गिवन नहीं है, ठीक है, और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग भी गिवन नहीं है। तो जब ये गिवन ही नहीं है, देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है, तो फिर हम इनको ऐड करके भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा ही गिवन नहीं है, ना प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है ना इनके सब पार्ट गिवन है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम मान लेंगे कि प्रॉफिट यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन्हें जोड़े ना तो ये आएगा ₹1850 करोड़ में है डेटा, तो करोड़ आपका आ जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया, यस। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है। याद रखना प्रॉफिट हम नहीं निकाल सकते यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट एज अ डेटा के तौर पे गिवन नहीं है और प्रॉफिट के सब पार्ट्स भी गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट 0 लिख देंगे, ठीक है। बाकी ऑपरेटिंग सरप्लस टोटल हमें पता चल चुका है 1850 करोड़, तो हमने मेंशन कर दिया। मिक्स्ड इनकम बेटा हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कितना, 850, तो हम इसको एज इट इज मेंशन कर देंगे। बाकी अब आप टोटल करके निकाल सकते हो, 7000 प्लस 1850 प्लस 850, तो ये आपका हो जाएगा 9700 करोड़। बोलो साहब, क्या आपको यहाँ पर ये बात समझ में आती है, यस, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम हमारा एनडीपीएफ से निकल कर आ गया, पर हमें तो नेशनल इनकम यानी
NNPSC निकालना था, तो वो अब हम अपने सेकंड पार्ट पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जामिनर को बताएंगे अब कि अब हम अपना नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNPSC। पर हमें क्योंकि NDPSC गिवन है, तो NDPSC जो एग्रीगेट गिवन है वो RHS में आ जाएगा। और बस इस एग्रीगेट में बेटा सब चीज़ें सेम है, बस हमें डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना है, नेशनल इनकम से, क्योंकि डोमेस्टिक से जब हम नेशनल इनकम पे जाएंगे तो हमें बस बाहर से होने वाली इनकम को और ऐड करना पड़ेगा। तो आप घरेलू इनकम से अपनी ओवरऑल इनकम यानी नेशनल इनकम में पहुंच सकते हो। बस आपको घरेलू इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम में बाहर से होने वाली नेट फैक्टर इनकम ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, NDPFC कितना है, 9700 करोड़, ठीक है, आपने निकाला था। NFI देखो क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, तो वो गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना, 250। तो इसे ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर 9950 करोड़, ठीक है। बोलो, क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आती है, ठीक है, क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आती है? यस। और इसी के साथ हमारा ये आंसर खत्म होता है। बात रही बेटा स्कॉलरशिप और पेंशन रिसीव्ड की, तो बेटा जो पेंशन रिसीव्ड हो रही है देश के अंदर लोगों को, और जो स्कॉलरशिप रिसीव्ड हो रही है देश के अंदर रह रहे लोगों यानी रेसिडेंट्स को, तो जो पेंशन रिसीव्ड और स्कॉलरशिप है ना, ये ट्रांसफर इनकम्स है, दीज आर ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है। मतलब ये ऐसी इनकम है कि इसके बदले ना ना आपने कोई गुड्स दिया सामने वाले को, ना आपने इस इनकम को रिसीव करने के बदले कोई सर्विस दी। तो जब आपको कोई इनकम रिसीव्ड हो बिना कोई गुड्स या सर्विस दिए बगैर, यानी बिना किसी मेहनत के अगर आपको कोई पैसा मिल जाता है, तो वहां पर मेरे बच्चे उसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो पेंशन रिसीव्ड हो गया, सोचो जब तक जॉब थी, ठीक है, जॉब कर रहे थे, अपनी सर्विस दे रहे थे, तब सैलरी मिल रही थी, ठीक है, वो फैक्टर इनकम है, वो काउंट हो सकता है, नेशनल इनकम में होता भी है, ठीक है। देखा नहीं आपने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेते हैं हम, वेजेस एंड सैलरी, वो काउंट होता है। पर अब मान लो रिटायर्ड हो गया है पर्सन अपनी जॉब से, अब उसको पेंशन मिल रही है, तो पेंशन मिलने के बदले वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है, उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई सर्विस दे रहा है जहां से उसे पेंशन मिल रही है, नहीं। तो ये एक ट्रांसफर इनकम हो गई, ठीक है। अब मान लो आप लोग अपने ऊपर स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप का। मान लो आप 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है, 95% से ऊपर लेकर आते हो, तो आपको आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप दे रहा है। तो स्कॉलरशिप अगर सरकार आपको दे रही है तो वो इसलिए दे रही है क्योंकि आप एक अच्छे स्कॉलर हो, और वो चाहते हैं कि आप देश के लिए कुछ अच्छा करो, तो वहाँ पर प्रमोट करने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कि आगे के जो कॉलेज के खर्चे हैं या जो भी आप हायर स्टडीज करना चाहते हो, तो उसका खर्चा आपके लिए एक स्ट्रेस ना बने, तो सरकार वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप दे रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, आप बदले में क्या दे रहे हो सरकार को? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर इनकम्स होती हैं। तो ट्रांसफर इनकम को वैसे भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि जब हम ना डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जा रहे हैं तो बाहर से होने वाली इनकम जोड़ रहे हैं, पर वो ट्रांसफर इनकम नहीं है, वो नेट फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम तब अराइज होती है जब हम किसी को सर्विस देते हैं, किसी को गुड्स बेचते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर यानी किसी के लिए काम करके जब हमको इनकम रिसीव्ड होती है ना, तो वो मेहनत से कमाई गई इनकम होती है, फ्री फोकट की इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं होती है। इसलिए मेरे बच्चे जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें ट्रांसफर इनकम नहीं, फैक्टर इनकम ही चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफर इनकम अवॉइड होते हैं, तो यहाँ पे ना हम ट्रांसफर इनकम को अवॉइड कर देंगे। क्या कर देंगे? अवॉइड यानी इग्नोर कर देंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। तो इसी के साथ मेरे बच्चे हमारा ना इनकम मेथड खत्म होता है, ठीक है। और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। प्रायर क्लास में मैंने इसका मीनिंग, कंसेप्ट, फार्मूला सब डिस्कस करा था। आज की क्लास में मैंने इसके न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर आपके बेटा कुछ डाउट्स हो यहाँ पर ना, तो आप अपने डाउट्स मेरे बच्चे वीडियो के अपलोडेड होते साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में नए मेथड के साथ, विच इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। मिलता हूँ अब नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट, बाय।